नमस्कार। इतिहास की सबसे बड़ी उथल-पुथल फ्रांसीसी क्रांति के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। मतलब एक ऐसा चेन रिएक्शन जिसने सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा और सोच दोनों बदल कर रख दिए। अब सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? दुनिया की सबसे ताकतवर राजशाही किसी विदेशी हमले से नहीं बल्कि खाली खजाने और रोटी की कमी से ढह गई। जी हां, सिर्फ रोटी। ये सोचने वाली बात है कि सत्ता के नशे में चूर एक विशाल साम्राज्य सिर्फ इसलिए ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा क्योंकि आम इंसान के पास खाने को निवाला तक नहीं था। तो इस डोमिनो इफेक्ट को समझने के लिए हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। क्रांति के मूल कारण से शुरू करके बास्टिल के पतन, नए राजतंत्र, फिर आतंक के उस खौफनाक दौर और नेपोलियन के उदय से होते हुए इसके दुनिया भर में पड़े प्रभाव तक। पहला हिस्सा, क्रांति के मूल कारण। चलिए 18वीं सदी के फ्रांस चलते हैं, जहां सतह के नीचे एक बहुत बड़ा सामाजिक ज्वालामुखी खदबदा रहा था। उस वक्त का फ्रांसीसी समाज भयानक असमानता की नींव पर टिका था। समाज 3 एस्टेट्स या वर्गों में बटा हुआ था और हैरानी की बात यह है कि टैक्स का 100% बोझ सिर्फ और सिर्फ तीसरे एस्टेट यानी आम जनता पर था। पहले 2 वर्ग, पादरी और कुलीन, बस ऐश कर रहे थे, वो भी बिना एक भी पैसा टैक्स दिए। ऐसी व्यवस्था आखिर कब तक चल पाती? और जब आम आदमी पिस रहा था, तब सत्ता के शीर्ष पर बैठे राजा लुई 16वें क्या कर रहे थे? उनके राज में एक के बाद एक महंगे युद्धों ने शाही खजाने को पूरी तरह खाली कर दिया था। मतलब देश बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब एक तरफ खजाना खाली और दूसरी तरफ फ्रांस की आबादी रॉकेट की तरह बढ़ रही थी। इन दोनों के टकराव ने एक बहुत भयंकर स्थिति पैदा कर दी, जिसे जीविका संकट कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो लोगों के लिए रोजमर्रा की रोटी जुटाना भी नामुमकिन हो गया था। भुखमरी चरम पर थी। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी रोशनी की किरण फूटती है। ऐसे भयानक हालात में जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे महान दार्शनिकों के विचार आग की तरह फैले। उन्होंने समानता और स्वतंत्रता की बात की और इस चीज ने वहां के मध्यम वर्ग के अंदर एक उम्मीद जगा दी कि हां, इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को उखाड़ फेंका जा सकता है। दूसरा हिस्सा, बास्टिल का पतन। तो ये सारा गुस्सा, ये सारे दबाव आखिरकार एक दिन फूट पड़े। तारीख थी 14 जुलाई 1789। यही वो दिन था जब क्रांति का असल विस्फोट हुआ। गुस्से में उबलती पेरिस की भीड़ ने सीधे बास्टिल जेल पर धावा बोल दिया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया। बास्टिल कोई आम जेल नहीं थी, वो राजा के अत्याचार और घमंड का सबसे बड़ा प्रतीक थी। इसके बाद तो जैसे घटनाओं की झड़ी लग गई। एस्टेट्स जनरल की बैठक फ्लॉप हुई तो वहां से सीधे नेशनल असेंबली बन गई। फिर वो मशहूर टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई, जिसमें नया संविधान बनाने की कसम खाई गई। और देखते ही देखते बगावत की ये आग पेरिस की सड़कों से निकलकर दूर दराज के गांवों तक धधक उठी। तीसरा हिस्सा, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। अब इस पूरी अफरा तफरी के बीच देश को एक नई दिशा देने की कोशिश की गई। आखिरकार निरंकुश सत्ता की बेड़ियां टूट ही गईं। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ। राजा की वो जो असीमित ताकत थी ना, उसे 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आधुनिक लोकतंत्र की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम था। चौथा हिस्सा, आतंक का राज। पर इतिहास इतना सीधा तो चलता नहीं है। क्रांति ने जल्द ही एक बेहद डरावना मोड़ ले लिया। संवैधानिक राजतंत्र का वो प्रयोग फेल हो गया। राजशाही को जड़ से उखाड़ फेंका गया और फ्रांस ने खुद को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। बिना राजा का एक नया युग। लेकिन इस नए गणतंत्र के साथ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का वो दौर शुरू हुआ जिसे आतंक का राज कहा जाता है। इस दौरान एक मशीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ, गिलोटीन। ये खौफ का चरम प्रतीक बन गई। जिस पर भी क्रांति का दुश्मन होने का जरा सा भी शक होता, उसे सीधे गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता। ये सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वक्त था। पांचवा हिस्सा, नेपोलियन का उदय। इतनी ज्यादा हिंसा और खून खराबे का नतीजा क्या होना था? भयंकर अस्थिरता। सरकारें ताश के पत्तों की तरह गिर रही थीं। पहले नेशनल असेंबली, फिर गणतंत्र और रॉबेस्पियर के खात्मे के बाद एक बहुत ही कमजोर डायरेक्टरी का शासन आया। इस सियासी खालीपन का फायदा उठाया एक बेहद महत्वाकांक्षी फौजी अफसर ने। 1804 आते आते नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और खुद को फ्रांस का सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया।
छठा और आखिरी हिस्सा, क्रांति का वैश्विक प्रभाव। अब ये देखते हैं कि इस पूरी उथल-पुथल ने अपने पीछे दुनिया के लिए क्या विरासत छोड़ी। यहाँ एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। क्रांति के दौरान महिलाओं ने मोर्चे पर डटकर हिस्सा लिया। ये बहुत ही प्रेरणादायक था। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने बड़े योगदान के बाद भी उन्हें लंबे वक्त तक बुनियादी राजनीतिक अधिकारों से दूर रखा गया। ये हमें याद दिलाता है कि बदलाव की बयार सबके लिए एक साथ नहीं आती। खैर, इसी दौर में एक और बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला हुआ, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता यानी गुलामी का अंत। हालांकि बाद में इसमें भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन मानवाधिकारों की दिशा में ये कदम एक बहुत स्पष्ट मैसेज था कि अब आज़ादी की ये हवा सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहने वाली थी। इतने खून खराबे, इतनी अराजकता के बाद भी अगर ये पूछा जाए कि फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या दी, तो वो है 3 महान आदर्श: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये वो बीज थे जिन्होंने आने वाली सदियों में पूरी दुनिया के आंदोलनों को ऊर्जा दी। आज उस क्रांति को सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आज की इस आधुनिक दुनिया ने सच में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन आदर्शों को पूरी तरह से हासिल कर लिया है, या फिर ये सफर आज भी जारी है? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहें और सवाल पूछते रहें।